पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा घोट से मिल गया। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल थे। ब्रिगेडियर खालिद ने सोगवारान में 3 बेटियां और 3 बेटे छोड़े। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। आपको बता रहे हैं, पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा घोट से मिल गया। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल हैं। ब्रिगेडियर खालिद ने सोगवारान में 3 बेटियां और 3 बेटे छोड़े। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। फैसलाबाद में पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा घोट से मिल गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शामिल थे। इस वक्त शहीद के घर हमारे नुमाइंदा हाशिर वड़ाइच मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी हाशिर। जिस रोज़ पाक फौज के हेलीकॉप्टर को जो कि बलूचिस्तान के अंदर सैलाबी कार्रवाइयों के अंदर मसरूफ़ी अमल था, उसको हादसा पेश आया, जिसके अंदर 6 जो फौजी नौजवान हैं वो यहाँ पर इसके अंदर शहीद हो गए और उनमें एक 14 जिनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से था। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद इस वक्त मैं उनकी रहाइश गाह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इनके जो अजीज़ो कारब इसके साथ साथ मोहल्लेदार और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनकी आमद का इस वक्त यहाँ पर सिलसिला जारी। और शहीद के भाई जो है मोहम्मद फैसल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा खालिद भाई के बारे में कि वो किस तरह की उनकी शख्सियत थी। खालिद भाई जो थे वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीरियस और अपने पेशे के साथ उनकी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी थी और उनकी जो लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था वो अपने पेशे के साथ निभाना ही था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फ़ौज को टाइम दिया, उसके लिए मेहनत की और जो भी इस मुल्क के लिए वो कर सकते थे उन्होंने किया। जो भी उनको ज़िंदगी में टास्क दिए गए उन्होंने बड़ी अच्छी तरह पूरे किए और इसके लिए उन्होंने हर चीज़ को पीछे छोड़ा और आखिर में आप देख रहे हैं कि आज जैसा अल्लाह का वादा है एक दिन इंसान इस दुनिया से जाना है, तो उन्होंने वो वादा भी वतन की राह में ही पूरा किया और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी शहादत को कबूल करे और अल्लाह उनके बच्चों के लिए और अजीज़ कारब के लिए आसानियाँ दे। यही मैं दुआ कर सकता हूँ। सर आपकी लास्ट टाइम उनसे बात कब हुई और उनका क्या कहना था? क्या आपको कोई ऐसा इशारा मिला जिससे आपको लगता था कि शायद आपका जो भाई है वो शहीद होने जा रहा है मुल्क की खातिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी उनसे कि जिसमें कोई ऐसा इशारा मिले। इन जनरल बात हुई। मेरी वालदा वहाँ उनके पास गई थी, वो वापस आई, उन्होंने बस ये पूछा कि वो खैर खैरियत से पहुँच गई हैं, बस इतना। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, हर आने वाले जाने वाले का बहुत ख्याल रखते थे और लोगों की तवाज़ा करके बड़ी खुशी महसूस करते थे। कोई दोस्त हो, कोई फैमिली में से चले जाए, वो उनकी ऐसी शख्सियत थी। जी बिल्कुल, उनके भाई फैसल हमारे साथ मौजूद थे। उनकी आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि पाक फौज में भर्ती होने का उनका मकसद यही था कि वो अपने मुल्क की खातिर जो कुर्बानियाँ वो दे सकें। इस वक्त उनके जो बचपन के दोस्त के साथ साथ मोहल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा आपका बचपन। खालिद साहब साढ़े बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई, असी उन्होंने बहुत मिस कर रहे हैं जी। लास्ट टाइम मेरे नाल गल हुई सी, वो कह रहे थे कि आओ थाने इत्थे कोटा की सैर करवाइए, इत्थे आओ, तो लेकिन मैं उन्होंने कोल नहीं जा सकिया जी। 3 दिन पहले गल हुई मेरी खालिद साहब के नाल। सर जिस तरह आपने बताया आपके दोस्त है, तो उनका कोई ऐसा यादगार वाक़या जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, दोस्त की याद दिलाता रहेगा? बस वो फैसल साहब के नाल भी दोस्ताना माहौल सी, साडे नाल भी दोस्ताना माहौल, बहुत फ्रेंडली माहौल सी साडे नाल जी, बहुत नाइस। असी उन्होंने मिस कर रहे हैं। जिस तरह वो आपके दोस्त है, तो कभी बात हुई थी इस तरह पाक फौज में? क्योंकि हर जो नौजवान है, जवान फौज में जाता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो शहीद हो जाए, तो इस हवाले से कभी आपके साथ कोई बात? अच्छे ऑफिसर से बस होनेस्ट सी, बहुत होनेस्ट। जी बिल्कुल, उनके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी भी आपने बात सुनी। कुछ दीगर भी उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा, जिस तरह आप उनके करीबी रिश्तेदार हैं, तो खालिद भाई के साथ किस तरह का रिश्ता था? आप कैसे इंसान थे? सर खालिद साहब बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े हम्बल आदमी थे और बड़ा दोस्ताना रवैया रहा उनका हमेशा। बड़ा शफीकाना रवैया था क्योंकि बड़े थे हमसे, तो दस्ते शफ़क़त ही रहा और गाइड करते रहे गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिन से के बारे में उनसे आरा ली जाती थी। तो कल वो अपनी ड्यूटी देते हुए अपने खालके की किसी जा मिले। अल्लाह पाक उनके दर्जात और उनकी शहादत को कबूल करे और उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। यहाँ पर इस वक्त उनके घर जो उनके अजीज़ व क़ारिब, इसके साथ साथ जो मोहल्लेदार है वो यहाँ पर उनकी आमद का इस वक्त सिलसिला जारी है और सभी यहाँ पर अफसरदा भी हैं, जबकि इसके साथ साथ सभी लोग जो है वो फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं कि उनका रिश्तेदार या उनका जो मोहल्लेदार है वो मुल्क की खातिर जो है वो शहीद हुआ है। जी।
जी हाशिर, बताइएगा शहीद का नमाज जनाजा कब और कहां अदा किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी हमारी इनके जो भाई हैं फैसल, उनसे इस हवाले में बात हुई तो उनका यही कहना है कि उनके भाई की जो मैयत है वो आज जो रात है वो कुवेटा से जो है कराची पहुंचेगी और कराची के बाद जो है वो पिंडी में पहुंचेंगे और वहीं पर उनका जो नमाज जनाजा है वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और यहाँ पिंडी में यशोदा जो कब्रस्तान है वहीं पर उनकी तदफीन की जाएगी। लेकिन यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जो उनकी रहाइश गाह है इस वक्त सतारा वैली, यहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर वो बाकायदा ऐलान कर देंगे कि यहाँ पर भी उनके भाई का जो गायबाना नमाज जनाजा है वो यहाँ पर अदा किया जाएगा, लेकिन उनकी जो तदफीन है वो यशोदा कब्रस्तान पिंडी के अंदर की जाएगी। शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। तमाम शहरों को जाने वाली छोटी और बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात देखते हैं मुबशर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में भी ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात के हक में हड़ताल की। लारी अड्डा पर वैगनों और बसों की तवील कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे और मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। 2 घंटे हो गए इधर बैठा हूँ, कोई चीज़ नहीं मिल रही, हर चीज़ बंद है। घर जाने के लिए भी परेशान है हम लोग। मैं जंग से आके बैठा हूँ इधर, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मर्दो खवातीन मुसाफिर बच्चों के हमरा ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से खार होते रहे। हमारे दरबार से तो चले आज मैं जाऊना हवेली बहादुर शाह। एक तो दूसरी गल है कि भाई किराया और हाथ तो ज्यादा बात तो मंगन हो गए हैं, बहुत ज्यादा मंगन हो गए हैं। जिथे कि सब 100 लगता उथे जी 200 लगता पाया है। इनका फैसला लाहौर में होना है, वहाँ कबीना बैठी हुई इनके, वो फैसला करेंगे कब तक हड़ताल करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम ये हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी, जगह जगह टोल टैक्स, टैक्सीज और कस्टम की जानिब से गैर कानूनी चेकिंग की बंदिश मुतालबात में शामिल है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उसामा यासीन के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरा दिन बंद रहने की वजह से टोबा टेक्सिंग लारी अड्डा में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। कहते हैं गाड़ियों के बसों के इंतजार में पूरा दिन गुजर गया, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। हुकूमत से जल्द मामलात को खत्म करके सर्विस बहाल करने की अपील कर दी। मजीद शहरियों का क्या कहना है, इस बारे में जानते अपने नुमाइंदे उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। ट्रांसपोर्टर की जानिब से कॉल की वजह से जो हड़ताल थी टोबा टेक्सिंग लारी अड्डा में ट्रांसपोर्टर और हुकूमत के दरमियान में जो खींचातानी उसकी वजह से शहरी टोबा टेक्सिंग लारी अड्डा में खवार हो रहे हैं। सुबह से कोई भी बस नहीं मिल रही, उन्होंने अपने पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पा रहे। मेरे साथ एक मुसाफिर शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अजी बताइएगा कि आपको कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं और किन मुश्किलात का सामना, कोई गाड़ी मिली है या नहीं मिली? जी मैं काफ़ी देर से मतलब कि वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो कोई भी यानी कि गाड़ी नहीं मिल रही, तो मजबूरन टैक्सी करवा के मैं जा रहा हूँ। नहीं तो गाड़ी वाले क्या कह रहे हैं, कोई गाड़ी मिली है? कोई इक्का दुक्का गाड़ी जाती है तो वो क्या मुतालबा करते हैं? वो यही कह रहे हैं कि मतलब पीछे से काफ़ी यानी कि रश लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से यानी कि प्रॉब्लम आ रही है, तो काफ़ी यानी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं इधर। तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि आसानी की जाए मुसाफिरों के लिए, ठीक है, तो काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। इनकी आप चाहते हैं इस बात को तय करें ताकि शहरी ख्वार ना हो। जी हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया उसामा, अब हमें अपडेट कर रहे थे। FBR ने सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड फलाही अदारों, खैराती और प्राइवेट हस्पतालों, NGOs को मुख्तलिफ मसनूआत फराहम करने या कारोबार करने वालों पर 3% फर्दर टैक्स लागू कर दिया। तमाम सरकारी और नीम सरकारी अदारों को अशिया की फराहमी पर इजाफी सेल्स टैक्स का निफाज नहीं होगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि खैराती इदारों, निजी अस्पतालों, NGOs और ट्रस्ट अस्पतालों जितने भी हैं उनको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अपनी करवाना पड़ेगी। बसूरत दीगर इनके साथ कारोबार करने वाले या इनको मुख्तलिफ मसनूआत और एसेसरीज़ फ्राहम करने वाले जितने भी बाइंडर्स हैं उनको 3% इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी निजी ट्रस्ट, हॉस्पिटल या खैराती इदारे की सेल्स टैक्स या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको अस्पताल के सामान या अद्वियात में से कोई भी चीज़ फराहम करने वाला जो भी बाइंडर होगा उसको 3% इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा। ताहम दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल हैं
या नीम सरकारी इदारे हैं उनको इससे इस्तिस्ना होगा। अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते तो उनको साथ कारोबार करने वाले या लेन देन करने वाले जितने भी अफराद या फर्म्स हैं उनको मामूल के मुताबिक ही सेल्स टैक्स अदा करना होगा। इस हवाले से FPR की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जितने भी रिफाही इदारे हैं वो भी अपनी सेल्स टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन बसूरत दीगर उनको साथ कारोबार करने सरकारी और वालों नीम को सरकारी इदारों को अशिया की फराहमी पर इजाफी सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को ममनुआ फंडिंग केस में शोकॉज जारी कर दिया। लीगी कारकुनान की नारेबाजी, कहते हैं आज फैसले ने सच और झूठ को साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से PTI के गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से फैसला सुनाया गया। फैसले में PTI के 13 अकाउंट्स पकड़ लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में बताया कि PTI की गैर मुल्की फंडिंग साबित हो चुकी है और 13 अकाउंट से 8 अकाउंट्स PTI ने तस्लीम किए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने PTI के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ने फैसले ने साबित कर दिया कि जीत सच की ही होती है। जो गैर मुल्की साजिश का कहते हैं आज वो खुद गैर मुल्की फंडिंग लेते साबित हो चुके। आपको बताएं कि चनियोट में दरिया चनाब पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,000 क्यूसेक पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। एक दिन में 21,000 क्यूसेक पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सैलाबी पानी 40,000 क्यूसेक से बढ़कर 67,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया, जबकि पानी दरिया से मुहल्लिका फसलों को अपनी लपेट में ले रहा है और खेतों में मुसलसल पानी जमा होने की वजह से मकई, धान, सब्जियों की फसलें दब गई हैं। किसानों का कहना है कि सैलाबी पानी फसलें मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से परेशान है। फ्लड कंट्रोल रूम ने आइंदा रोज में पानी की सतह मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया। दरिया चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। झंग तरीमो बैराज पर पानी की मिकदार कम होकर 86,000 क्यूसेक रह गई। सैलाबी इलाकों में पानी रुक गया। फसलें ज़ेर-आब, मुतासरीन की नकल मकानी का सिलसिला रुक गया। वक्ती तौर पर मजीद खतरा टल गया। दरिया चनाब में आयतुगियानी कदरें कम होने लगी। सैलाबी इलाकों में पानी की सतह में मजीद इजाफा नहीं हो सका। तरीमो बैराज पर पानी की मिकदार कम होकर 86,000 क्यूसेक रह गई। सैलाबी इलाकों में पानी रुक गया और इसकी खराज मुमकिन नहीं रहा। पानी की सतह कम होने से वक्ती तौर पर दरियाए चनाब में सैलाब का मजीद खतरा टल गया, मगर इन इलाकों में जिंदगी मामूल तक आना भी अभी 3 हफ्ते दरकार रहेंगे। डॉलर की बढ़ती कीमतों पर कमर्शियल बैंकों की चांदी हो गई। एक्सपोर्टर्स को कम डॉलर एक्सचेंज रेट देते हुए मुख्तलिफ मालियाती इदारे करोड़ों रुपए का टेका लगाने में मसरूफ हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ते हुए डॉलर पर सबसे ज्यादा फायदा कमर्शियल बैंक उठा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स ने कमर्शियल बैंकों की हकीकत का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स के चेयरमैन काशिफ जिया का कहना है कि डॉलर की फ्री फ्लोटिंग ने कमर्शियल बैंकों के लिए हेरा फेरी की राहें हमवार कर दी हैं। ना गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ना ही स्टेट बैंक का कंट्रोल है, क्योंकि फ्री फ्लोटिंग हो रही है डॉलर की, और उसके बाद इनसे अभी तक डॉलर एक्सचेंज रेट स्टेबल ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ पे इसको स्टेबल कर सकेंगे। अभी तक किसी बंदे को कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। इनका मजीद कहना था कि एक्सपोर्टर्स पहले से ही मसाइल में घिरे हुए हैं। कमर्शियल बैंकों की जानिब से डॉलर रेट एक्सचेंज पुराने रेट पर करके हमें लूटा जा रहा है। फ्री मार्केट हुई है, कमर्शियल बैंक्स को कोई पूछने वाला नहीं है और हर बंदा अपनी मन मर्जी से हर बैंक जो है वो चार्ज कर रहा है। काशिफ जिया का कहना था कि सियासी पेचीदगियां मसाइल को हवा दे रही हैं। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक ना होने का कमर्शियल बैंक भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन इरफान अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली कहें या अदम तवज्जोही, एलाइट अस्पताल के बाद DHQ अस्पताल में भी फिल्में नायाब होने लगी। इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे ना होने से मरीजों और तीमारदारों को ख्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात जानता है ज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल में भी फिल्में नायाब हो गई हैं। इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे ना होने से मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कहते हैं कि मरीज को इमरजेंसी वार्ड से रेडियोलॉजी वार्ड लेकर जाना पड़ता है। बार बार चक्कर लगाने से मरीज को परेशानी होती है। फिल्में ना होने की वजह से इस टाइम एक्सरे बंद है, तो इंतजामिया से अपील है कि एक्सरे जितनी जल्दी हो सकता है फाल किया जाए,
लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से। अक्सर इधर से नहीं हो रहा, उधर जाना पड़ता है। मेहरबानी ये की जाए कि हमें ना एमरजेंसी में ही एक्सरे की सहूलत फराहम की जाए। इसलिए अस्पताल इंतजामिया इमरजेंसी वार्ड की एक्सरे मशीन फौरी फाल करे। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर इसहाक का कहना है कि फिल्में ना होने के सबब एक्सरे मशीन बंद है। मुतल्लिका कंपनी से राब्ते में है, फिल्में मिलते ही इमरजेंसी वार्ड की एक्सरे मशीन चालू कर दी जाएगी। जो केसेस हैं वो यहाँ पे मैनुअल हो रहे हैं, इमरजेंसी में डिजिटल भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा हों तो फिर वो मेन जाके एक्सरे डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। आज उन्हें इशू हो जाएंगे, जो ही उन्होंने कहा कि मंडे ट्यूसडे, चूँकि नहीं यही मुझे कहा था। रोजाना तकरीबन 100 से ज्यादा मरीजों के इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे हो रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक नुमाइंदा मीडिया नुमाइंदगान से तारुफी मीटिंग कर रहे हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक की पुलिस लाइन्स में मीडिया नुमाइंदगान से तारुफी मीटिंग जारी है। सीपीओ उमर सईद मलिक ने मुहर्रम और जराइम रोकने के लिए पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। उमर सईद मलिक का कहना था कि जराइम के खिलाफ नरम पॉलिसी नहीं बल्कि सख्त तरीन पॉलिसी अपनाएंगे। इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ी जो तरजीह है वो मुहर्रम उल हराम, अल्लाह करे वो खैर आफियत से गुजरे, उसमें हमारे तमाम फोर्स जो है उसको देख रही है। और पीस कमेटी की हमने मीटिंग कर ली, लाइसेंस होल्डर से कोऑर्डिनेशन कर ली। कल रूट का जो मेन रूट है उसका मैं विज़िट करूँगा, उसमें आप दोस्त भी हमारे हमरा होंगे। मुहर्रम के साथ साथ जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है वो क्राइम है। क्राइम में पुलिस का जो जिन क्रिमिनल के ख़िलाफ़ हमारा सख्त एक्शन होना चाहिए, इंशाल्लाह हम लेंगे। और पुलिस का सिर्फ सॉफ्ट पुलिसिंग से जो है मैं नहीं समझता कि हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटना है जिन्होंने शरीफ शहरियों का जीना महाल किया है। मगर इसके साथ साथ जो हमारे बाकी क्लाइंट है जो कि पब्लिक है, उनके साथ आपको हमारी फ़ोर्स को बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, उनके साथ बड़े अखलाक से पेश आना चाहिए। तीसरी जो प्रायोरिटी मेरी है वो बड़ी अहम प्रायोरिटी है, वो ये कि थानों को हम रिश्वत से पाक करें और थानों में जो आम मसाइल है उसकी बात सुनी जाए, थानों में करप्शन ना हो। और इंशाल्लाह ये मैं बड़ी बात नहीं करता, मगर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ भी नज़र आएगी कि अगर कहीं पे कोई शिकायत होगी और शिकायत ना भी होगी तब भी हमारा अपना एक सिस्टम, हम अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क इस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर जो थानों में अगर कहीं पे कोई बात सामने आती है तो हम उन अफसरान के ख़िलाफ़ रहेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक के ख्वाह वो हों, हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है कि मेरे रैंक के ऑफिसर जो हैं वो ईमानदार हों और उसके बावजूद थानों में करप्शन हो, ये काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। काफ़ी ये है कि थानों में जो है वो आम आदमी की बात मेरिट पे सुनी जाए, इंसाफ से की जाए। और बतौर प्रोफेशनल पुलिस अफसर मेरी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई चीज़ भी ना हो जिससे मेरी वर्दी पर, मेरे वक़ार पे, मेरे महकमे पे कोई हरफ आए। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो मेरा डिपार्टमेंट है और मैं बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी फ़ोर्स का कोई मेंबर जो है वो ऐसी हरकत करे जिससे मेरे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पे, मेरे रीजनल पुलिस अफसर पे, हमारी पुलिस पे कोई एज अ डिपार्टमेंट बात है। लास्ट पॉइंट जो है हमारा है वो है अपनी सिपा की वेलफेयर। कांस्टेबल जो हैं वो मेरे उनके रैंक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे लिए बच्चों की तरह है। और कांस्टेबल जो हैं उनको लुक आफ्टर इसी तरह ही करना चाहिए जिस तरह एक घर के सरबराह को जो करता है। और कांस्टेबल्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसमें मेरिट, और बजाय कि वो कांस्टेबल किसी का दरवाज़ा खटकाए उसको सीधा मेरे पास आना चाहिए। इसी तरह जो उनके आई वेलकम और उनके जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो उनके वेलफेयर के एस्पेक्ट हैं, छुट्टियों के एस्पेक्ट हैं, वो भी बड़े अहम हैं। और मेरी पोजीशन में मैं अपने जूनियर्स को भी ये बात कहता हूँ कि अगर हम अपने घर में, अपने इदारे के अंदर इंसाफ नहीं कर सकते तो हम पब्लिक के अंदर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक चीज़ जो हमने देखी जब आज से 17-18 साल पहले जो महकमा जब हमने ज्वाइन किया था, आज ये वो महकमा नहीं है। ये हकीकत बात है कि आज से जो 15 साल 16 साल पहले जो सिचुएशन थी उस महकमे में बड़ी बेहतरी आई है। आईटी के सिस्टम्स में बेहतरी आई है, पुलिस के रिस्पांस में बेहतरी आई है। रेप केसेस की जो डिटेक्शन है
جس طرح پہلے تھی کہ DNA وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اس میں بہتری آئی ہے. تشدد کے کیسز عام تھے تھانوں میں، اب وہ چیزیں آپ تو میڈیا کے اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کو پتہ ہے میڈیا کے کہ ان چیزوں میں بہتری آئی ہے. اور جس طرح پہلے کسی زمانے میں تشدد ہوتا تھا تو اب یہ خبر ہے، پہلے یہ ایک عام بات تھی. تو ایسا یعنی یہ ایک پرفیکشن ماڈل تو نہیں ہے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر ابھی بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو بہتر کی جائیں، مگر بہتری کا سفر جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں بلکہ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے. ہمارے کئی جو ہیں SHO لیول کے کئی بڑے پڑھے لکھے SHOs ہیں، اور ان کو آپ ہمارے لیول پہ دیکھیں، SPs کے لیول میں دیکھیں تو سسٹم میں بہتری ڈیفینیٹلی آئی ہے، مگر بہرحال 100% تو نہیں ہے اور اس میں گنجائش ہے. اور یہ جو ان سروس ٹریننگ جو آپ احمد رضا طاہر صاحب کی بات کرتے ہو بالکل ٹھیک ہے. جو ان سروس ٹریننگ ہے اور جو ریفریشر کورسز ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ بار بار ان کو ٹرین کیا جائے. اور وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ، اور میں تو اس بات کو بڑے سالوں سے مختلف لیول پہ یہ بات کرتا تھا کہ آپ کو تشدد کی طرف نہیں جانا، آپ کو ٹیکنیکلی یہ ملزموں کو ٹریس کرنا ہے. اور وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ٹیکنیکل ڈیٹے کی مدد سے، فورینزک سائنس کی مدد سے، DNA کے انالیسس کی مدد سے، یہ لائی ڈیٹیکٹر اور یہ سب چیزوں کی مدد سے ہم ملزم تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. اور ہمیں ان چیزوں کا یہ 3rd ڈگری جو ہے یہ وہ میتھڈ ہے جس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہم کافی حد تک نکل بھی گئے. فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں کے لیے نان سروس بجٹ کی تیسری کوارٹر کے لیے قسط جاری کر دی گئی. ضلع بھر کے 1210 اسکولوں کے لیے 22 کروڑ 98 لاکھ روپے کی قسط جاری کی گئی. اسکولز کو بچوں کی تعداد کے تناسب سے 1000 روپے فی طالب علم سالانہ نان سیلری بجٹ ملتا ہے. نان سیلری بجٹ کو اسکول سربراہان اسکول کونسل کی مشاورت سے اسکول کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکیں گے. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. جی، فیصل آباد میں پنجاب بھر کے اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں فنڈ فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ اسکولز میں معمولی نوعیت کے جو فلاح و بہبود کے کام ہیں، تزئین و آرائش ہے، اس کو نمٹایا جائے. اس حوالے سے فیصل آباد کے 2210 اسکولز کے لیے نان سیلری بجٹ کی تیسری جو کوارٹر کی قسط ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جس میں مجموعی طور پر 22 کروڑ 98 لاکھ روپے سے زائد کی رقم فیصل آباد کے حصے میں آئی ہے، جس میں تمام اسکولز کو نان سیلری بجٹ کی مد میں اس کے طلبہ کے تعداد کے تناسب سے جو فنڈنگ ہے وہ ان کو کی جائے گی. گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کے مطابق ہر اسکول کو سالانہ 1000 روپیہ ایک بچے کے لیے دیا جاتا ہے، جس سے زیادہ بچے ہوں گے، جس سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے اس کو اتنا زیادہ نان سیلری بجٹ ملے گا، جس کو اسکول سربراہ جو ہے اسکول کونسل کی مشاورت سے کسی بھی پرپز کے لیے بچوں کی یا اسکول کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکے گا. اور اس حوالے سے تمام اسکول کو ان کے بچوں کی تعداد کے تناسب سے یہ فنڈ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جی شکریہ جہانگیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد الائڈ ہسپتال ایمرجنسی وارڈ میں بلڈ بینک قائم کر دیا گیا. وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی نے افتتاح کیا. اب گائنی اور سیریس حالات کے مریض مستفید ہو سکیں گے. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. الائڈ ہسپتال انتظامیہ نے ایمرجنسی وارڈ میں بلڈ بینک قائم کر دیا ہے. وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے افتتاح کیا. MS الائڈ ہسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ، ڈاکٹر افضال چیمہ، ڈاکٹر اماد ایوب اور ڈاکٹر حماد شریک. وائس چانسلر ظفر علی کا کہنا ہے کہ بلڈ بینک والے مقام پر مائنر ٹراما سینٹر بنا دیا گیا تھا اور بلڈ بینک کو ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر منتقل کر دیا تھا، جس سے سیریس مریضوں کے لیے خون کی بوتل لینے کے لیے دور جانا پڑتا تھا. بلڈ ڈلیوری پوائنٹ جو ہے قائم کیا ہے، اور جیسے ہی کسی مریض کو خون کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لواحقین کے پاس خون نہیں ہے تو وہ فوری طور پہ یہاں سے خون حاصل کر لیں گے اور ہم ان کی جان بچا لیں گے. یہ سرجیکل ایمرجنسی کے مریضوں کے لیے بھی ہے، یہ لیبر روم کے مریضوں کے لیے بھی ہے. اب گائنی اور سیریس حالت کے مریض یہاں سے خون کی بوتل حاصل کر سکیں گے. خون نکلوانے کے لیے ڈونر کو ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر ہی جانا پڑے گا. شعبہ اندرونی مریضہ میں زیر علاج مریضوں کو ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہی خون کی بوتل ملے گی. جن مریضوں کے پاس ایسے لواحقین ہیں جو خون دے سکتے ہیں، ان کی جو خون کو لینے کا عمل ہے یا ڈونیشن کا عمل ہے، وہ بلیڈ کرنے کا عمل ہے، وہ یہاں نہیں ہوگا، وہ ریجنل بلڈ سینٹر میں ہوگا اور وہاں سے خون یہاں آئے گا. ایمرجنسی وارڈ میں قائم بلڈ بینک سے تقریباً 100 سے 150 مریض مستفید ہو سکیں گے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ملکی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گول میز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ٹیکسٹائل کی تمام ایسوسی ایشنز شریک ہوئیں اور معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کے حوالے سے بات کی گئی.
सब बचेंगे, इसकी इकोनॉमी बचेगी तो हम सब बचेंगे। अब ये पोजीशन हमारी है कि हम इन हालात में अपने बिजनेसेस को रन नहीं कर सकते। जितनी वर्स्ट पोजीशन हम पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस की देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख की 75 साला वर्स्ट बिजनेस पोजीशन है कि आपकी जो हम जिसे कैपिटल कहते हैं, जो हमारी रास है, वो कम हो गई है इस डॉलर की इन्फ्लेक्शन की वजह से, और हमारे पैसे डे बाय डे कम होना शुरू हो चुके हैं। तो फैसलाबाद चैम्बर ने अपनी नेशनल ग्रुप की लीडरशिप के अंडर ये डिसीजन लिया कि आज हम तमाम स्टेक होल्डर बैठें और एक डिसीजन लें। क्या गवर्नमेंट इसी तरह चलेगी? क्या ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ये इसी तरह हमारे बिजनेसेस को और हमें खा जाएगी? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने तमाम एजेंडा पर इकट्ठे होने के लिए मिसाके जमहूरियत साइन कर सकते हैं? तो क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं हो सकता इस मुल्क को बचाने के लिए? तो आज हम इसलिए बैठे हैं। बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और हकाम बाला को बताया जाए। दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर आप बेसिकली चैम्बर्स की पावर हैं। आज आपने अपने प्रेसिडेंट को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या एहतजाज भी किया जा सकता है और अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया जा सकता है। जब तक आप चैम्बर को, अपने प्रेसिडेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। मैं कोई लंबी चौड़ी इस वक्त तकरीर ना करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर फैसलाबाद की इकोनॉमी के तमाम स्टेक होल्डर मौजूद हैं। यहाँ पर एप्टपमा जो कि हमारा पाकिस्तान का 80% प्रोडक्शन लोकल कपड़े की करती है, उसके सेंट्रल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पीटीआ की नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ पर साइजिंग पावर लूम फाउंड्री की नुमाइंदगी मौजूद है। एसएमई सेक्टर में अपबूमा की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। इस टेक्सटाइल को ऑक्सीजन फराहम करने वाला सेक्टर जो कि मेरा भी सेक्टर है, डाइज एंड केमिकल, उसकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स की नुमाइंदगी मौजूद है। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की नुमाइंदगी मौजूद है। गर्ज के यहाँ पर आज हम तमाम स्टेक होल्डर बैठे हैं और आज हमने यहाँ पर गुफ्तगन निशिस्तन बर्खास्तन नहीं बैठना उठना। आज आपने किसी न किसी नतीजे पर यहाँ पर पहुँचना है कि हम इस इकोनॉमी को बचाने के लिए जब इकोनॉमी बचेगी तो पाकिस्तान बचेगा। इस इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों के फ्यूचर को बचाने के लिए आज हमने यहाँ पर डिसीजन लेने हैं कि आज हमने किसी नुक्ता पर आज इकट्ठे होना है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आज हमारी तरफ से इंशाल्लाह जाएगा कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी अंडर द अम्ब्रेला एफसीसीआई इकट्ठी है और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठी है, इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए इकट्ठी है। मैं आज अपने 12.5 लाख लेबर्स के चूल्हे बुझने से बचाने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज हम एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री और एक छोटे से छोटे दुकानदार को बचाने के लिए आज हम इकट्ठे हैं। आज हम उस बाज़ारों में जहाँ पर हम अपने बिजनेसेस करते हैं, वहाँ पर लगने वाली रेड़ी और छाबड़ी और फट्टे वाले के मफाद के लिए भी आज हम इकट्ठे हैं। हमने ये मैसेज देना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने तमाम चीज़ों के लिए इकट्ठा हो सकती है, अगर अदालतें 12 बजे रात को लग सकती हैं, तो इस बिजनेस और इस इकोनॉमी को बचाने के लिए भी हमने क्या डिसीजन लेने हैं, आज हम उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। आए आज हम मिलकर सर जोड़कर बैठें और अपने पाकिस्तान के लिए, इस बिजनेस इकोनॉमी के लिए देखें। हमें बेशक पाकिस्तान ने ही सब कुछ दिया है, इन्हीं बिजनेसेस से ही हमने सब कुछ लिया है। आज वही स्टेक पर हैं, आज वही हमें बिखरते, टूटते और बहते नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में ईवान सनत व तिजारत के इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। वोटर्स की फहरिस्तें आवेजा कर दी गई हैं। एसोसिएट क्लास के 3,326 जबकि कॉरपोरेट क्लास के 1124 वोटर्स अहलकार होंगे। 24 अगस्त को हतमी फहरिस्तों का ऐलान करते हुए कागजात वसूली शुरू की जाएगी। है
और 3326 एसोसिएट है। ये हमारे पास जो है वो प्रोविजनल लिस्ट सेक्रेटेरिएट ने लगा दी हुई है। हमारा आज का मकसद ये था कि हम इनसे ज़रा गाइडलाइन ले लेंगे, इन्होंने क्या कुछ कर लिया और आगे की गाइडलाइन दे देंगे इनको। और उसके बाद ये था कि जो फाइनल ये जो था सारा शेड्यूल ये भी सारा जो है वो पब्लिश हो गया हुआ है और लग गया हुआ है। और इंशाल्लाह हमारा आज का ये मकसद था इनको बताने का कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस सब कुछ गाइडलाइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से होगा, कोई उसमें गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज के बाद से ऑनवर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहा होगा सारे चैम्बर की एक्टिविटीज़ को, और ये सुपरसीड कर जाएगा चैम्बर की बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम तीनों, राना साहब भी और मेरे साहब भी मिल के हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स बना के देंगे और बेहतरीन इलेक्शन करा के देंगे। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की डीसी ऑफिस में खुली कचहरी, रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुने गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में महाना खुली कचहरी के दूसरे रोज में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कासिर अब्बास रन, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने शहरियों से रेवेन्यू के मुतल्लिक मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कमिश्नर को शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। डीसी इमरान हामिद का कहना था कि शहरी मसाइल हल न होने की सूरत में डीसी ऑफिस आ सकते हैं और हर माह के पहले 2 दिन खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर से पटवारी तक रेवेन्यू अमला एक छत तले मैसर होगा, जहां शहरी दुरुस्तगी इनाम, फर्द इंतकालात का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, रजिस्ट्री और दीगर रेवेन्यू अमूर के मुतालिक शिकायत कर सकते हैं। इमरान हामिद शेख का मजीद कहना था कि अवामी रिलीफ की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म है। अशरा मुहर्रम अल हराम में इंतजामात का जायजा लेने के लिए आरपीओ फैसलाबाद रीजन मोइन मसूद का दौरा जंग। डीपीओ जंग ने मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी, अज़ादारान हुसैन के लिए बेहतरीन इंतजामात के अज़्म का ज़ाहिर किया। अशरा मुहर्रम अल हराम के दौरान जुलूस और मजालिस का इनेकाद के लिए कैसे इंतजामात किए गए हैं, जायजा लेने के लिए आरपीओ फैसलाबाद रीजन मोइन मसूद जंग पहुंच गए। आरपीओ मोइन मसूद ने अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की। उलमा और ताजरों ने अपनी तजावीज़ पेश की और जंग में अमन अमान के क़याम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद ने सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3 हिफाजती हिसार बना रहे हैं, ज़रूरत के मुताबिक जुलूस के रास्तों को महफूज बना रहे हैं। आरपीओ ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहम्मद राशिद ने सिटी 41 से गुफ्तगू में बताया कि लाउड स्पीकर एक्ट पर अमल दरामद करवाएंगे, जबकि गाड़ियों को काले शीशे लगाने की इजाज़त भी नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का मुहर्रम खसूसी कंट्रोल रूम का दौरा, फेस्को, हेल्थ, रेस्क्यू और ट्रैफिक के नुमाइंदगान से मुहर्रम प्लानिंग पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम जुलूसों के रूट्स वक्त से पहले क्लियर और मसाइल से पाक होने चाहिए। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का मुहर्रम खसूसी कंट्रोल रूम का दौरा और कंट्रोल रूम में मौजूद फेस्को, पीटीसीएल, ट्रैफिक और रेस्क्यू के नुमाइंदों से मुलाकात की। मुख्तलिफ महकमों से मुहर्रम रूट्स और जुलूसों के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में तमाम जुलूसों के रूट वक्त से पहले क्लियर होने चाहिए और किसी महकमे की जानिब से जुलूस रूटों पर मौजूद मसाइल को नज़रअंदाज ना किया जाए। इनका मजीद कहना था कि जिला पुलिस और इंतजामिया मिलकर मुहर्रम उल हराम को पुरअमन बनाएगी। इमरान हामिद शेख का कहना था कि फैसलाबाद के लोग मजहबी भाईचारे और रवादारी में मशहूर हैं, इसीलिए इस बार भी फैसलाबाद के लोग मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल कायम रखेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्काउटिंग तहरीक वर्कशॉप हुई। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के तलबा को स्काउटिंग की इब्तदा, तारीख और स्काउट्स कैंपिंग के बारे में आगाही दी गई। डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट्स एसोसिएशन ने जीसी यूनिवर्सिटी में स्काउटिंग तहरीक वर्कशॉप मुनक्किद की। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के तलबा को स्काउटिंग के बारे में गाइडलाइन दी गई। ट्रेनर्स ने स्काउटिंग की इब्तदा, तारीख और स्काउट्स कैंपिंग के बारे में आगाही दी। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान, सरबराह शोबा स्पोर्ट्स डॉक्टर सईद जावेद और डॉक्टर आबिदा नसरीन ने खसूसी शिरकत की। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान का कहना था कि स्काउटिंग का मकसद तलबा को मुफीद शहरी बनाना है। महकमा इत्तलात सकाफत पंजाब की जानिब से आर्टिस्ट स्पोर्ट्स 10 फेयर्स का आगाज़ किया गया, जिसमें आर्टिस्ट की फलाह के लिए हुकूमत की जानिब से फिल्म, थिएटर, म्यूजिक और दीगर आर्टिस्ट जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा है, इनको माहाना 15,000 रुपये दिए जाने लगे। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब की जानिब से जो है आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का जो है आगाज़ किया गया है, जो कि आर्टिस्ट की फलाह के लिए फिल्म, थिएटर, डांसिंग, पेंटिंग, मुजस्मा साजी और ऐसे जो दीगर आर्टिस्ट हैं उनको जो है मुहाना गवर्नमेंट की तरफ से अदा किया जाएगा, जिसमें जो 15,000 से जो है ज़ायद अदा किया जाएगा, जो कि आर्टिस्ट की फलाह के लिए जो है और जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है उसे जो है वो डेवलप करने के लिए जो है हुकूमत की जानिब से इसका आगाज़ किया गया है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे जो है वो डायरेक्टर जाहिद इकबाल साहब, आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं। जी जाहिद साहब, ये बताइएगा पहले तो फैसलाबाद में कौन कौन से आर्टिस्ट से मुस्तफ़ीद होंगे और इसकी डेडलाइन कब तक है, कब तक इसका जो है वो डेडलाइन दी गई है हुकूमत की जानिब से? जी हाँ, हर साल की तरह पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल भी आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का आगाज़ कर दिया है और इसकी डेडलाइन जो है वो 22 अगस्त है। 22 अगस्त तक हम ये फॉर्म रिसीव कर रहे हैं। फॉर्म आपको pac.gov.pk यानी pac.gov.pk से भी मिल सकते हैं, आर्ट्स काउंसिल में भी मौजूद हैं और हमारे डिवीज़न में पिछले साल की तरह तकरीबन 450 से ज़्यादा आर्टिस्ट थे जिनको ये अमदादी चेक मिले थे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हमारे टोबा टेक सिंह, चन्योट, झंग और फैसलाबाद के जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक फ़न और सकाफत के किसी भी शोबे से है वो फॉर्म जमा करवाइए। द ओनली कंडीशन इज़ कि 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को ये अमदादी चेक मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जाहिद इकबाल साहब का यही कहना था कि जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का आगाज़ किया गया, जिसकी जो डेडलाइन है वो 22 अगस्त है। शुक्रिया अहमद साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।